हम बात करेंगे कि भारत की विरासत कौन है, क्या है। क्या भारत की विरासत महाराणा प्रताप है या फिर मुगल है। और मेरे साथ बात करने के लिए मनोज मुंतशिर है। मनोज मुंतशिर, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपसे पहले मेरी बात आशुतोष राणा जी से हो रही थी, तो उनसे राम और राष्ट्रवाद की बात करी। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है, आखिरकार जब मैं भारत की विरासत की बात करता हूं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्या चीज आती है? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? आपकी 2 फिल्में भी आई हैं जिसमें आपकी पंक्तियां बहुत शानदार है, चाहे वो भुज हो चाहे वो शेरशाह हो। बहुत शानदार काम आपने किया है हमेशा की तरह। थैंक यू। लेकिन उन सब पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज पहले महत्वपूर्ण यह है कि मनोज भाई, आजादी के इस मौके पर हमारे वीर सपूतों को याद करना बेहद बेहद जरूरी है। तो आपकी खूबसूरत आवाज में अगर इस पर कुछ आप कहना चाहें। आजादी का अमृत महोत्सव है ये। अमृत मंथन जब होगा अमीश, तो सिर्फ अमृत नहीं निकलेगा, थोड़ा सा विष भी निकलेगा। लेकिन हमें उस विष से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। एक बार आंखें खोलने की जरूरत है, अपने इतिहास की तरफ देखने की जरूरत है कि जो हमारा अतीत है उसको कैसे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने अपने फायदे के लिए ट्विस्ट एंड टर्न किया और कैसे हम उसका शिकार बनते गए। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी जगह मानता हूं, मैं इसको खराब जगह नहीं मानता। लेकिन समय समय पर अपने जाती फायदे के लिए यहां कहानियों को इस तरह से पेश किया गया है कि आज मुझे शर्मिंदगी होती है। मुझे शर्मिंदगी होती है जब मुझे फिल्म बहुत पसंद है मुगले आजम, अच्छा ड्रामा है, अच्छी कहानी है, लेकिन जो दिखाया गया है उसका सच्चाई से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि उस जनरेशन से लेकर आज तक जो हमें पर्दे पे दिखा दिया गया, हमने इसको सच मान लिया। हमने कभी इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश नहीं की, हमने द ग्रेट मुगल मान लिया और यह नहीं सोचा कि जिसको हम द ग्रेट मुगल कह रहे हैं ये वही आदमी है जो आगरा के किले के सामने मीना बाजार लगवाता था और लड़कियां जाके पसंद करता था, अपने हरम में भेजता था। और फिर आप गलती करते हैं कि एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है जोधा अकबर। मतलब जोधा अकबर, आप उसे लव स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं कि यह बड़ी शाश्वत प्रेम कथा है जोधा अकबर। उस वक्त आपने बताया कि जोधा बाई, तो खैर कुछ तो इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो कभी विवाह हुआ ही नहीं था आमेर की राजकुमारी का अकबर के साथ, तो वो विवादित विषय है। लेकिन अगर हुआ भी था तो वो तीसरी पत्नी थी, वो तीसरी पत्नी थी। अगर यहां भी बात रुक जाती तो हम मान लेते कि चलो अच्छी लव स्टोरी थी। तीसरी पत्नी के साथ अकबर ने जिंदगी भर शादी का पवित्र बंधन निभा दिया। यह हुआ। जोधा के बाद 9 शादियां, विकिपीडिया पढ़िए ना, मैं दूर जाने की बात नहीं कर रहा, हर किसी के पास अवेलेबल है। जोधाबाई के बाद 9 शादियां की हैं। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि तकरीबन 36 शादियां की थी अकबर ने। यह कौन सी मोहब्बत थी? यह कौन सी मोहब्बत थी जो कभी रुकी ही नहीं? मैं एक किस्सा पढ़ रहा था और आपने तो फिल्म भी करी है, उसमें जो संजय दत्त का किरदार है, वो जो किरदार है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो वाकई असलियत में था। भुज में जी, जो वाकई असलियत में था। रणछोड़ दास पग्गी 1965 और 1900, ये देश की जनता को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कौन था रणछोड़ दास पग्गी। रणछोड़ दास पग्गी वो व्यक्ति था जिसने 65 और 71 की लड़ाई में भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया। और जो पग्गी नाम दिया है क्योंकि वो पग पहचान लेता था, कितने ऊंट गए हैं, कितने लोग उस पे गए हैं, इसलिए उसको नाम पग्गी दिया गया। और उसके नाम पर बीएसएफ की एक पोस्ट भी है आज की तारीख में। उसका देहांत 112 साल की उम्र में 112 साल की उम्र में 2013 में हुआ है। तो हमारे देश में रणछोड़ दास पग्गी को भी कोई जानता नहीं है। तो ऐसा नहीं है मनोज भाई कि उस समय ऐसा था, आज तक ऐसा ही है कि हमारे देश के अंदर रणछोड़ दास पग्गी को भी पहचान दिलाने के लिए एक फिल्म बनानी पड़ती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके उसमें आपने एक सिपाही के बारे में लिखा है और बहुत ही खूबसूरत लिखा है। इतना खूबसूरत लिखा है कि जब मैंने वो पढ़ा तो मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए। जब मैंने वो सुना तो वाकई मन में ज्वाला सी कूद उठी।
आजादी के इस जश्न में जरूर सुनाइए। मैं जरूर सुनाऊंगा, और उसके पहले मैं आपकी इस बात पे भी तस्दीक की मुहर लगा दूं कि ये सच है कि हम अपने झूठे हीरोज से हमें कभी वक्त ही नहीं मिला कि हम सच्चे और असली हीरोज की तरफ जाएं। हमारे पास कहां टाइम था कि हम रणछोड़ दास पग्गी की तरफ देखें। क्यों? पग्गी हिंदुस्तान आए, उन्होंने रॉ ज्वाइन किया, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये कितना बड़ा हीरोइक आदमी था कि सरहद पे, ये पाकिस्तान में रहा करते थे पहले पग्गी, इनका जो गांव था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे था जी। और जो पाकिस्तानी सिपाही थे, जो पाकिस्तानी फौजी थे, वो पग्गी, रणछोड़ दास पग्गी के गांव में आके जानवर ले जाते थे। भाई आज दावत है फौजी साहब की, तो सारे जानवर, गाय ले गए, बकरियां ले गए, जो मिला सब ले गए, क्योंकि वो काट के खाना है। जब ये रणछोड़ दास पग्गी ने इस पे एतराज किया तो ये फौजी आके पग्गी से कहते हैं कि तुम्हें भी देना पड़ेगा, ये फौज का हुक्म है पाकिस्तानी फौज का कि तुम्हें जानवर देने पड़ेंगे। पग्गी ने कहा हमने देवी मां की सौगंध ली है कि हम मासूम जानवरों की बलि नहीं देंगे। इस बात पे बात बढ़ती है और वहीं अनेकों पाकिस्तानी फौजियों को अपने फरसे से परशुराम की तरह पग्गी काट के फेंक देते हैं। तब उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। हमें यह कहानी नहीं पता है कि एक आदमी अपनी कौल का, अपनी कसम का, अपने वचन का, अपने धर्म का इतना पक्का था कि मैं जानवरों की बलि नहीं दूंगा, उसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े। हमने नहीं, पग्गी के बारे में कभी नहीं जाना। हमने रणछोड़ दास के बारे में ये जो एक उनका स्ट्रैटेजिक आर्ट था कि रेत पर पड़े हुए पैरों के निशान देख के वो ये तो जान ही लेते थे कि यहां से कितनी फौजें गई हैं, कितने ऊंट निकले हैं, लेकिन वो ये भी जान लेते थे कि ये जो ऊंट गुजरे हैं ये हिंदुस्तानी हैं कि पाकिस्तानी हैं, ये जो फौजें यहां से गुजरी हैं वो हिंदुस्तानी हैं कि पाकिस्तानी हैं, इतना तक पहचान लेते थे। ये उनका स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस था। लेकिन यही बात आपने जो कही बिल्कुल सही है कि हमें तो खिलजियों से, गजनवियों से, अकबरों से, हुमायूं से, बाबर से वक्त कहां है कि हम पग्गी की तरफ जाएं। क्योंकि रणछोड़ दास पग्गी की बात हो रही है तो एक बात मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा जो मैंने सुना पढ़ा। रणछोड़ दास पग्गी जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो सैम मानिक शाह ने बोला कि रणछोड़ दास पग्गी को बुलाइए, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तो हेलीकॉप्टर पे वो गए और हेलीकॉप्टर में उन्होंने एक पोटली, हेलीकॉप्टर भेजा गया उनको स्पेशली लेने के लिए। हेलीकॉप्टर में एक पोटली थी, तो पोटली में सैनिकों ने बोला खोल के दिखाइए इसमें क्या है। तो उसमें 2 रोटी, नमक और प्याज था। उसने बोला 1 रोटी उनके लिए लेके जा रहा हूं, 1 अपने लिए लेके जा रहा हूं। तो ये खूबसूरती थी रणछोड़ दास पग्गी की। मुझे लगता है कि 112 साल वो रहे और उन्होंने भारत माता की सेवा करी। जिस तरीके से वो कर सकते थे उनको हम सलाम कर सकते हैं। आज़ादी के इस दिन पर उस व्यक्ति को जरूर याद करना चाहिए जिसने 65 और 71 की लड़ाई हमें जितवा दी। यानी उसमें उनका योगदान रहा। वो योगदान बहुत लोगों ने जितवाई लेकिन उनका बड़ा योगदान रहा। तो वो भी एक सैनिक ही थे हमारे देश के लिए, हमारे वो सिपाही थे हमारे देश के लिए। आज चाहे बीएसएफ हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कलकत्ता पुलिस हो, चाहे कोई भी देश की पुलिस हो, चाहे कोई भी देश की फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, वायुसेना हो, नेवी हो, सिपाही जो आपने लिखा ना, मुझे लगता नहीं है कि इससे खूबसूरत कुछ लिखा जा सकता है। ये जो कविता है सिपाही, ये कविता दरअसल एक आखिरी चिट्ठी है। ये आखिरी चिट्ठी है एक सिपाही की जी। और एक सिपाही मैं कह रहा हूं, लेकिन सच ये है कि इस देश में जितने भी सिपाही शहीद होते हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो अपनी आखिरी चिट्ठी में यही लिखेंगे जो इस कविता में मैंने लिखा है कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना और मां से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। वाह। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया।
वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ये जो बोल हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, शायद आंखें नम हो जाए। स्टूडियो में मैं हूं तो मेरे कैमरामैन की भी आंखें नम है और स्टूडियो के उस पार दर्शकों की भी आंखें नम होंगी। आपने जो तेरी मिट्टी गाया, जो तेरी मिट्टी के बोल लिखे, मुझे लगता है कि वो भी एक सिपाही की कहानी है। चाहे वो अभी आपने शेरशाह में जो आपने शब्दों को लिखा या फिर भुज में आपने एक गाना लिखा, मुझे लगता है कि वो सब कहानियां हैं। अगर आज इस आज़ादी के मौके पर आप गुनगुना दें अपने तरीके से। मैं तेरी मिट्टी के कुछ बोल अपने देशवासियों को नजर करना चाहता हूं, उनको भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। उसको वो माँ याद आती है जो कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। मुझे लगता है कि इस आज़ादी के इस मौके पर हर देशवासी को दिल को छूने वाली, जितने लोग, करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे, उनके दिल को ये पंक्तियां छू गई होंगी। कितनी बार भी सुनो मनोज, कितनी बार भी सुनो इन सब चीज, इन शब्दों को, ऐसा लगता है ये कम है, ये कम है। आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, देश में अलख जगाते रहेंगे। और मनोज मुंतशिर, आज आपको लाने का एक कारण यह भी था कि आप उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी ने सच्चाई से बातों को बोलना सीख लिया है। इसलिए देश के युवाओं को आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि एक सामान्य परिवार का लड़का, गौरीगंज से निकला हुआ, आज इस मुकाम तक पहुंचा है। क्योंकि ऐसा कहने वाले बहुत मिलते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन किसको मौका मिलता है मनोज? क्या आपको मौका खुद मिल गया या मेरे को मौका खुद मिल गया? मौके तो लेने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है जीवन के अंदर, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। हर कोई तो उन परिवारों में पैदा नहीं हो सकता जहां चांदी के चम्मच सोने की थाली होता है, ऐसा तो होता नहीं है। अक्सर हीरो वहीं से निकलते हैं जहां पर मिट्टी की खुशबू होती है। बिल्कुल अमीश, आपने बहुत सही बात कही। और मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं खेतों मेड़ों पगडंडियों में पल के बड़ा हुआ हूं। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। तो मैं ये मानता था कि अगर मैं इस मिट्टी को कुछ दे पाऊंगा, अगर इसमें अपना टैलेंट बो पाऊंगा, तो एक दिन कामयाबी की फसल जरूर होगी। कोई रोक नहीं सकता, ये साइंस है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, गौरीगंज जो है वो अमेठी के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश का है, और बहुत अच्छी वहाँ की लोकल भाषा भी मनोज बोल लेते हैं।
और सामान्य परिवार से आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, मेहनत करने से कभी रुके नहीं, उससे थके नहीं और अभी भी करते हैं। और उनको पता है कि जहां वो पहुंचे हैं वहां बने रहने के लिए भी उन्हें इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत से मत डरिए, मेहनत करिए। आज अगर 5 घंटे काम किया है, कल 10 घंटे करिए। अगर आज 10 घंटे काम किया है तो कल 20 घंटे की तैयारी करिए। जीवन उसी से आगे बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि कोई प्रवचन दिया जा रहा है, लेकिन प्रवचन नहीं है। देश को आगे बढ़ना है तो देश के युवा को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत दिखानी है। बार बार हार कर ही आप जीतते हैं। कौन जीत कर हारा है? बार बार जब हार होती है तभी तो जीत होती है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। मनोज कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। बिल्कुल। तो जरा थोड़ी लोकल भाषा के अंदर यूपी के दर्शक आपके अपने गौरीगंज के आपको देख रहे हैं, अमेठी के। अमेठी से लोग जान लेते हैं, गौरीगंज इतना नहीं पता रहता लोगों को। अमेठी हाई प्रोफाइल ऐसा नहीं ना, सब गौरीगंज जाने थे, अमेठी जाने थे, अमेठी जाने थे सब। गौरीगंज और अमेठी में बहुत अंतर नहीं ना, अब तो एक होएगा। तो हमें एक बात जरूर कहना चाहिए था, जितना जने हमका सुनाता है ये समय, कि भैया ये बात से न डरा कि अगर अपने घरे से निकल गया, अपन घर छोड़ दिया तो घरे वाले का का हुए। हम जानी थे ई डर हमहू का है, ई डर सबका होत है। और हम तो अकेले लड़का रहे अपने माई बाप के, न भाई न बहन, लेकिन घर छोड़े न हम घर ये बड़े छोड़े कि हम रामचरितमानस पढ़े रहें। हमका पता रहना है कि दशरथ के बेटवा भगवान राम जो वह अयोध्या छोड़े तो वह का रहे, युवराज राम, राजा राम बने वाला रहे, राजा राम बना नहीं रहे। लेकिन जब उनका वनवास मिला, 14 साल के वनवास काट के वापस लौटे तो का बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो यही करे कह तू का सबका, आपन घर छोड़ा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, मेहनत करा, आवा, खून पसीना बहावा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह वापस अपने घर में जा और तुझे लौटे पर दिवाली मनाई जाए, जश्न मनावा जाए, चारों तरफ दिया जलावा जाए। इतनी सफलता बटोर के जा, अपनी मिट्टी के नाम रोशन करा। यही करे का है, यही हम कीन और यह तू का करे का है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। देश के युवाओं की प्रेरणा भी आप हैं। और मुझे लगता है कि आज जो आपने मुगलों की बात करी और खास तौर पर आपने बताया कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की विरासत क्या है, हमारी में जो गुलाम मानसिकता को पिरोया गया, उस गुलाम मानसिकता को निकालना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती समय के लिए। थैंक यू। धन्यवाद मनोज।